साथियों यूपी पुलिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज आप सभी के लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसमें 75 क्वेश्चन साथियों आप लोग देखेंगे। इन 75 क्वेश्चन में से साथियों हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे और क्योंकि साथियों यूपी की परीक्षा है तो यूपी जीके को कैसे भूल सकते, यूपी के क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर साथियों ये क्लास की अगर बात करें हिंदी को यहाँ पर साथियों पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे इन 37 प्रश्नों के माध्यम से। यानी कि यूपी पुलिस की परीक्षा में साथियों जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स की अगर बात करें, उन सभी टॉपिक्स को साथियों कवर किया है इन 37 प्रश्नों के माध्यम से। उसके बाद सामान्य ज्ञान के बड़े ही टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों आज इस क्लास में आप लोग देखेंगे। तो क्लास शुरू हो चुकी है साथियों और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि उपर्युक्त की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद साथियों क्या होगा। तो अगर बात करें साथियों उपर्युक्त की संधि विच्छेद अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे, ऊपरी धन उक्त करोगे, यानी कि आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। देखिए निश्चय की अगर बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो वह हो जाएगा, यह हो जाएगी, यानी कि किसी निश्चित चीज के बारे में बता रहा हूं तो यह और वह ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन किसी चीज के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो हम वहां पर साथियों किसका इस्तेमाल करेंगे, कोई का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई शब्द साथियों कैसा सर्वनाम हो जाएगा, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा और जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। दुम दबाकर भागना ये एक मुहावरा है साथियों और इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। डराकर भागना नहीं, बिना डर के भागना नहीं, डरकर भागने को साथियों कहा जाता है दुम दबाकर भागना। तो आंसर यहां पर सी के साथ जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है। तो देखिए जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है ना उसको साथियों कहा जाता है अतिशयोक्ति। क्या होता है साथियों, अतिशयोक्ति। एक अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, उस अलंकार को पढ़ोगे ना तो आप ये पाओगे कि उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। निस की अगर बात करें यानी कि ये उपसर्ग है तो निस उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है बताइए। यानी कि पाप का संधि विच्छेद करें और उसका उपसर्ग क्या निस होगा, तो मैं कहूंगा नहीं। अगर साथियों ये निशा भी नहीं होगा और ये पाप भी नहीं होगा, पापी भी नहीं होगा, लेकिन अगर साथियों निष्पाप का संधि विच्छेद करेंगे तो निस धन पाप आएगा। यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा कि भरत मुनि ने रसू की संख्या साथियों कितनी मानी है। तो भरत मुनि की अगर बात करें इनके अनुसार साथियों रसू की संख्या इन्होंने कितनी मानी है, तो 8 मानी है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को साथियों आपको चुनना है। यानी कि तत्सम की साथियों जब हम बात करते हैं ना तो वो थोड़ा सा देखने में कठिन शब्द लगता है। तो मुझे यहां पर बताइए कि ये कठिन लग रहा है, नहीं ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। अगर बात करें साथियों कारण जो है ना ये कठिन शब्द लग रहा है। एक छोटे बच्चे से अगर आप इसमें से पूछोगे ना तो वो यही कहेगा इसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है और इसको 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 तुरंत पढ़ डालेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों कारण की अगर बात करें ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी सारे तद्भव शब्द हो जाएंगे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए साथियों अगर बात करें आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस के एग्जाम में हिंदी के जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सही हों तो ये समझ लीजिए साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और जो भी आपको कंटेंट दूं यानी कि जो भी वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के प्रश्न दो उनको आप तैयार कर लो साथियों। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा आपकी आने वाली परीक्षा में, ठीक है ना। तो अगर बात करें साथियों निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। तो साथियों किसको दिया था, मैथिली शरण गुप्त को दिया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लास। चलिए क्योंकि साथियों इतना मैं आपको पढ़ाकर भेजूंगा एग्जाम हॉल में, इतना निपुण बनाकर भेजूंगा कि एग्जामिनर कहीं से कोई भी प्रश्न उठाकर दे दे आप साथियों उसको बहुत आराम से कर डालो। उसके बाद देखिए जो ना दिखाई पड़े उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा। देखिए जो दिखाई पड़े उसे दृश्य कहते हैं और जो ना दिखाई पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। तो आंसर आपका भी हो जाता है। मिलाप की अगर बात करें तो इसमें साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यय क्या होगा बताइए। तो एक तरफ तो निकल आएगा मिल और एक तरफ निकल आएगा साथियों आप, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों प्रत्यय की तो यहां पर मिलाप शब्द में आप क्या होगा, ये एक प्रत्यय होगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने लाइक ना किया हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए सांप की अगर बात करें यानी कि सर्प की अगर बात करें तो इसके पर्यायवाची वाला ऑप्शन साथियों कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए बी सी या डी। तो यहां पर अगर बात करें देखिए सांप को कहा जाता है व्याम, ये सांप के सभी पर्यायवाची हैं। राइट आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि विद्यार्थी की जब हम साथियों बात करते हैं
ना। तो इसका संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? देखिए, संधि विच्छेद करते समय साथियों कुछ बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। संधि विच्छेद करते समय साथियों जो दो शब्द निकलना चाहिए वो सार्थक सार्थक शब्द निकलना चाहिए, यानी कि उनका कुछ मतलब होना चाहिए, कोई बेढंगा टाइप का शब्द नहीं निकलना चाहिए। यानी कि वो शब्द निकलना चाहिए जिन शब्दों को आपने कहीं पर कभी भी उसको लिखा हुआ देखा हो, या उसको आपने खुद लिखा हो, या आपने उसको कहीं पर पढ़ा हुआ हो। ठीक है ना? तो अगर बात करें साथियों, यहाँ पर विद्या हो जाएगा और अर्थी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों? विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द आपको बताने क्या होता है, यानी कि जो राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है, उस आधिकारिक आदेश को क्या कहा जाता है साथियों? उसको ही तो अध्यादेश कहा जाता है। इसलिए आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा होता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ऋण शब्द क्या होते हैं। एक होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होते हैं साथियों जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाए ना, वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे कि ये दूध वाला है ना, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, एक तो दूध निकल आएगा और एक वाला निकल आएगा। तो यौगिक शब्द वो जिनका संधि विच्छेद हो जाए, लेकिन ऋण शब्द वो होते हैं, ऋण शब्द जिनका संधि विच्छेद साथियों नहीं हो सकता। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है साथियों जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है? इसका भी हो जाएगा घुड़ धन सवार, और लंब धन उदर, इसका भी हो जाएगा, लेकिन नाक का संधि विच्छेद नहीं होगा। होगा तो जो दो शब्द निकलेंगे वो बेढंगे टाइप के निकलेंगे। तो कुल मिला के साथियों नाक का संधि विच्छेद नहीं होता है, और यही आपका एक ऋण शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को आपको साथियों पहचानना है, कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है। मैंने आपको बताया साथियों, अगर बच्चे से ये चारों ऑप्शन पढ़वाए जाए ना, तो वो कहेगा मुझे इसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उसके अलावा साथियों मुझे इसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, और इसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, लेकिन वो जामुन तुरंत पढ़ देगा। तो जिसका उच्चारण थोड़ा कठिन होता है वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, लेकिन जो दिखने में बहुत आसान होते हैं, जिनको हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो आपके साथियों तद्भव शब्द होते हैं। तो जामुन की अगर बात करें, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, शब्द बोलते हैं, तो ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा? एक तद्भव शब्द हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको बताने कि इसमें से साथियों शुद्ध वाक्य आपको कौन सा नजर आ रहा है, बताइए। मैं तुमको कुछ कहता है, ये तो गलत हो जाएगा सही। मैं यहां पर मैं ही गलत लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक को 5 रुपए दिए जाएं या तुम्हारे को जाना है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें से साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तो जिनका आंसर यहां पर था ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है, बताइए। देखिए, गरीबी तो एक स्त्रीलिंग शब्द है, गरीबी कैसी है ना, तो ये तो पुल्लिंग नहीं होगा। लाश कैसी है, ये भी आपका साथियों स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रार्थना कैसी, ये भी प्रार्थना के साथ भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। पानी कैसा है, घी कैसा है, दही कैसा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी में 3 शब्द थे, ये तीनों के तीन शब्द साथियों कैसे थे? ये पुल्लिंग शब्द थे, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में सर्वनाम आपको बताना है साथियों, इसमें सर्वनाम कौन सा होता है बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, सर्वनाम कोई घर तो होगा नहीं, ना कोई पहाड़ होगा, ना कोई नदी होगा। ये पहाड़ है, नदी है, ये तो सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं साथियों, यानी कि ये सब संज्ञाएं हैं। लेकिन आपकी अगर बात करते हैं तो ये साथियों एक सर्वनाम है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, अगर साथियों बात करें यहाँ पर क्लास आपको वाकई में पसंद आ रही है, तो क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। तो किस रस को रसराज कहा जाता है साथियों? श्रृंगार रस को आपको ध्यान रखना है, रसराज कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। आज आकाश में छाए हैं, तो आकाश में साथियों क्या छाए जाते हैं बताने की कोशिश कीजिए। तो आकाश में तो बादल छाए जाते हैं, लेकिन यहां पर बादल नहीं लिखा है साथियों, तो क्या आपका राइट आंसर होगा? बादल को ही कहा जाता है जलद, तो यहां पर साथियों जलद भी आ सकता है। तो आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शब्द साथियों अविकारी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यहां पर अगर बात करें, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वो आपके अविकारी शब्द कहलाए जाते हैं। तो अगर बात करें साथियों अव्यय कैसा शब्द है, तो अव्यय एक अविकारी शब्द है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि तुम कहां जा रहे हो, ये वाक्य आपको बताने साथियों कैसा है, ये विधिवाचक वाक्य है, या प्रश्नवाचक वाक्य है, या निषेधवाचक वाक्य है, या विस्मयवाचक वाक्य है। यहां पर अगर बात करें, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहां जा रहे हो, तो ये कैसा वाक्य होगा साथियों? जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि आजकल भारत की जनता भी अधिक 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 शिक्षित हो गई है। तो यहां पर अगर बात करें रेखांकित शब्द का वचन आपको बताने, तो रेखांकित साथियों कौन सा शब्द है? जनता शब्द जो है ना, ये रेखांकित शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग साथियों इसको बहुवचन बताएंगे, लेकिन ये बहुवचन नहीं है साथियों, ये है एक वचन। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है।
निस उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है बताने की कोशिश कीजिएगा। तो साथियों कौन सा ऐसा शब्द है जिसका संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में निस शब्द आएगा? तो क्या विशेष में आएगा? विशेष में तो बिल्कुल नहीं आएगा, नीलेश में भी साथियों नहीं आएगा, निःशेष में भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ साथियों, अगर निस्तेज का संधि विच्छेद करेंगे तो निस जो शब्द है ना, वो साथियों कैसे आएगा? उपसर्ग के रूप में आएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। धोबी शब्द साथियों क्या है? ये एक पुल्लिंग है, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि धोबी का अगर स्त्रीलिंग बताना हो तो कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? तो आपकी अगर बात करें तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ, यानी कि धोबी का साथियों स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? धोबिन हो जाएगा। आंसर आपका बी। उसके बाद देखिए शेर की अगर बात करें तो शेर के पर्यायवाची आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों कौन है? तो शेर को केशरी कहा जाता है, केसरी नहीं कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। अगर बात करें शेर को जो है ना वो शार्दुल भी कहा जाता है और मृगेंद्र भी कहा जाता है। तो कौन से ऑप्शन में है साथियों? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि आप लोग ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि शेर का पर्यायवाची यानी कि शेर को केशरी भी कहा जाता है, शार्दुल भी कहा जाता है और मृगेंद्र भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, यानी कि किसकी वर्तनी आपको सही नहीं लग रही है? तो कवित्री की बहुत पूछी जाती है वर्तनी, तो कवित्री ऐसे लिखा जाता है, विभीषिका ऐसे लिखा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों प्रशंसा लिखा हुआ है, प्रशंसा मतलब तारीफ, प्रशंसा नहीं होता है साथियों, क्या होता है? प्रशंसा होता है। क्या होता है साथियों? प्रशंसा होता है, प्रशंसा नहीं होता है। तो ये आपका अशुद्ध है और अशुद्ध है साथियों, तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ज्योत्सना की अगर बात करें आधा ता आएगा, आधा सा आएगा और ना में बड़ा का मात्रा ना आएगा। तो उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य का रेखांकित शब्द का आपको संज्ञा का भेद बताना है, यानी कि आपको बताना है कि स्वतंत्रता शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या गुणवाचक संज्ञा है। देखिए आजादी है या गुलामी है या स्वतंत्रता है, इन सब में साथियों एक भाव नजर आ रहा है। अगर भाव की अगर बात करें तो इसमें कौन सा साथियों संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए महर्षि की अगर बात करें तो महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो सार्थक सार्थक शब्द साथियों निकलना चाहिए। आपने बचपन में साथियों पढ़ा होगा ऋषि की जो वर्तनी होती है ना, वो ये नहीं होती है। ऋषि की वर्तनी ये नहीं होती और मह भी साथियों कुछ नहीं होता और माह भी कुछ नहीं होता है। वर्तनी की अगर बात करें महा धन ऋषि हो जाएगा, ऋषि आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर था ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जिन समस्त पदों में पहला पद क्या हो साथियों? संख्यावाची हो। पहला पद संख्यावाची हो तो उससे समुदाय का बोध होता है, यानी कि जिसमें अगर पहला पद संख्यावाची है तो वो क्या द्विगु समास होगा या द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा? यहां पर अगर बात करें मान लीजिए जैसे कि मैंने एक चौराहे शब्द की बात की, तो चौराहे शब्द में क्या आ रहा है साथियों? एक तरीके से संख्या आ रही है, ठीक है ना? तो उस टाइप के शब्द जिसमें संख्या पहले आ रही है, संख्यावाची शब्द हो, उसमें कौन सा हमेशा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए रामचरितमानस साथियों, या अगर बात करें साथियों इसकी भाषा क्या है, यानी कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा में साथियों लिखित है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि बेड़ा पार होना, ये एक साथियों मुहावरा है और इस मुहावरे का आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब क्या हो सकता है? तो योजना में सफल होना, योजना में असफल होना, नदी पार कर लेना या हथकड़ी खुलना। तो कहा जा सकता है साथियों योजना में सफल होना, यानी कि बेड़ा पार होना। भाई मेरा तो बेड़ा पार हो गया, यानी कि मेरी जो योजना थी मैं उसमें कामयाब हो गया, मैं उसमें सफल हो गया। उसके बाद देखिए दशानन में साथियों कौन सा समास है बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो दशानन की अगर बात करें यहां पर साथियों बहुब्रीहि समास है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए तिरस्कार अगर शब्द आपकी परीक्षा में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि तिरस्कार शब्द की साथियों संधि विच्छेद क्या होगी, तो क्या आप लोग बताएंगे? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो तिरा हो जाएगा, धनकार हो जाएगा। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भभूत की अगर बात करें साथियों, भभूत एक तद्भव शब्द है और भभूत का आपसे तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। तो भभूत शब्द के तत्सम की अगर बात करते हैं साथियों, तो क्या हो जाएगा? विभूति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभूति हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जमीन आसमान एक करना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अगर कहता है साथियों, कोई भी इंसान कहता है मैंने तो जमीन आसमान एक कर दिया, इसका मतलब है साथियों उसने बहुत कोशिश की उस अपने मकसद को पूरा करने के लिए घोर प्रयत्न किया, कह सकते हैं। तो आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए पा, फा, बा, भा, मा, ये व्यंजन साथियों आपसे पूछे जा रही है, ये कैसे व्यंजन है? दंत की अगर दंत वर्ग की अगर बात करें, या ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, कंठ के अंतर्गत आते हैं, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं ये सारे व्यंजन, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को आपको पहचानना है, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए
देखिए, अगर कभी भी साथियों उत्तम पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष में कौन होता है? उत्तम पुरुष में होता है साथियों मैं, उत्तम पुरुष में होता है हम, मतलब अपनी बात कही जाए, तो इसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें अपनी बात की जा रही है? तो तुम तो नहीं हो सकता, वह वे भी नहीं हो सकता, मैं और हम साथियों जो होगा, यही तो उत्तम पुरुष वाले आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आंसर कुल मिला के आपका जाएगा ए के साथ, ठीक है ना? तो ये कैसे है साथियों? उत्तम पुरुषवाचक एक तरीके से सर्वनाम है। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो अब साथियों आपके सामने सामान्य ज्ञान के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आएंगे, इनको देखेंगे और देखेंगे परखेंगे आप अपनी तैयारी, आपकी साथियों तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है ना? तो चीनी यात्री फहान साथियों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? यानी कि 16 महाजनपद के बारे में साथियों कौन से बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है साथियों? तो अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो ये साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था साथियों? बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात करें तो ये 1576 में साथियों हुआ था, लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच साथियों कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो कि 1576 में हुआ था। ललित कला एकेडमी की अगर बात करें साथियों, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1954 में, 1958 में या 1964 में? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 1964 की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइए? तो ये तो साथियों शहनाई वादक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है ना, ये शहनाई वादक है, तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, यहां पर वादक लिखे हुए हैं और यहां पर उन वो जो वाद्य यंत्र बजाते थे ना वो लिखे हुए हैं। तो यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए? देखिए हरिप्रसाद चौरासिया की बात करें तो ये तो बांसुरी वादक थे, यानी कि बांसुरी बजाते थे। अमजद अली खान सरोद वादक थे, सरोद बजाया करते थे, और निखिल बनर्जी सितार वादक थे, सितार बजाया करते थे। लेकिन अगर बात करें शिव कुमार शर्मा साथियों, ये वायलिन वादक नहीं थे, यानी कि वायलिन नहीं बजाते थे, ये संतूर वादक थे, ये संतूर को बजाया करते थे, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। तो इस प्रकार से साथियों आपके 4 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। अब उसके बाद देखिए अंधकारमय महाद्वीप की अगर बात करें, यानी कि किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है, बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को साथियों क्या कहा जाता है? अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। रोम शहर की अगर बात करें तो ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों टाइबर की अगर बात करें ना, तो टाइबर नदी के किनारे ही कौन सा शहर है साथियों? रोम शहर है। या आपसे पूछा जाए कि रोम शहर के किनारे कौन सी नदी है, तो टाइबर नदी है। दोनों पॉइंट साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात साथियों कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए? तो भारत की सबसे ऊंचे जलप्रपात की जब हम बात करते हैं तो जोग जलप्रपात जो है ना साथियों, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है साथियों? राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों मैंने आप सभी के एग्जाम के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ मॉडल पेपर साथियों तैयार कर रखे हैं, और उस मॉडल पेपर की जो वीडियो है ना उसमें आप साथियों मैथ के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, उसके अलावा हिंदी के क्वेश्चन भी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी, यानी कि एक ही वीडियो में चारों विषयों का साथियों संपूर्ण ज्ञान आप लोग देख लेंगे। और ऐसी में साथियों कुछ वीडियोस, कुछ मॉडल पेपर मैंने तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक आपको साथियों इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन नजर आ रहा हो, यानी कि मोर कहीं पर लिखा हो, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा, और वहीं पर साथियों प्ले का लिंक आप लोग देखेंगे और उसमें जाकर देखेंगे बहुत खास खास साथियों, बहुत चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चंस की मैंने आप सभी के लिए वीडियोस तैयार कर लेकर रखी हैं। और मेरा मानना है साथियों अगर उन वीडियोस को आप देख लेते हैं, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, तो एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो 50वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार साथियों किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए साथियों कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अगर बात करें ना, तो इसका संबंध किससे है, तो महालनोबिस मॉडल से है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है। तो यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, परिवहन, संचार और वाणिज्य क्षेत्र में साथियों सर्वोच्च उत्पादकता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रेट एक ऐसी रेट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो किस रेट की बात चल रही है साथियों, परमादेश रेट की बात चल रही है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, यानी कि कितनी उम्र हो जाए कि बंदा वोट दे सकता है साथियों। 18 वर्ष की आयु वाला लड़का या लड़की, बालक या बालिका साथियों वोट दे सकती है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखे गए हैं। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पंचायती राज व्यवस्था है ना साथियों, इससे जो संबंधित प्रावधान है ये 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ये एक साथियों कृति है, एक पुस्तक है, अगर बात करें एक रचना है। और किसकी रचना है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये साथियों किरण देसाई की रचना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से पुत्र का जन्म होता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें राइट आंसर यहां पर क्या होगा, तो पुरुष का सॉरी वाई और स्त्री का एक्स अगर मिलता है साथियों, तो इससे क्या होता है, पुत्र का जन्म होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। और ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए साथियों, शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी उस तकनीक है साथियों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उस तकनीक का नाम है जो साथियों शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए साथियों अपनाई जाती है, प्रयोग की जाती है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह में निवेश किया है। तो किस बंदरगाह में साथियों निवेश किया है, हब्बन टोटा बंदरगाह में निवेश किया है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव पर साथियों द्रव उबलने लगता है। क्या द्रव उबलने लगता है साथियों, राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो द्वितीय राजभाषा साथियों उर्दू है। और ये कब उर्दू साथियों को घोषित किया गया द्वितीय राजभाषा के रूप में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1989 में, 1989 में ऐसा किया गया। अगले नंबर का क्वेश्चन आप देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है। तो बनरोत के नाम से साथियों किसे जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे राजी जनजाति को जाना जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय साथियों ये कहां पर स्थित है, बताइए। लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या हरिद्वार में। तो कहां पर है साथियों, लखनऊ में है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है साथियों, लोक नृत्य तो नौटंकी है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों को निर्धारण कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विधि एवं विविध विभागों के मध्य समन्वय करना होता है। बताइए यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह साथियों किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना यह हमें क्या उपलब्ध कराती है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो क्या साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे पेंशन तथा बीमा लाभ। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग कब स्थापित किया गया। ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो कब स्थापित किया गया, 1955 में साथियों उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना हुई। आंसर आपका बी के साथ। राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है, बताइए। पुलिस व्यवस्था को, मूल अधिकार को, पूंजीवाद को या साथियों आयात निर्यात को। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। अगर राष्ट्रीय हित की अगर बात करें ना साथियों, तो मौलिक अधिकार सबसे पहले आएंगे, यानी कि आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो किसके द्वारा साथियों नियुक्ति की जा सकती है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, स्वयं प्रेरणा से, पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा या पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों, आंसर आपका जाएगा एक के साथ, यानी कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं प्रेरण से। चलिए
उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट गूगल प्लस, क्या साथियों, गूगल प्लस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये साथियों आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 2011 में गूगल प्लस की स्थापना की गई थी। आंसर आपका ए के साथ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है, तो ये तो साथियों शिमला में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, मानव अधिकार क्या लिखा हुआ साथियों, मानव अधिकार सुरक्षा, सुरक्षा नहीं संरक्षा लिखा हुआ है। मानव अधिकार संरक्षा अधिनियम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं, धारा 31 के अधीन। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे साथियों पूछ लिए जाते हैं, तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर साथियों बताने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इनके धारा 21 के अधीन इसका राइट आंसर हो जाता है। धारा 21 के अधीन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में साथियों विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं। तो ये साथियों 75 प्रश्न आपने देखे, सामान्य हिंदी के और सामान्य ज्ञान के और उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान के। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी, कमेंट में एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग अवश्य बताएंगे। इस वीडियो को अगर लाइक न किया हो तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देंगे, और चैनल पर रहे तो चैनल तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।